मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सियासत को भक्ति सवार है। हो भी क्यों ना, सवाल हिंदू वोटों का है। सबको पता है वोट सिर्फ विकास और सुशासन के नारे से नहीं मिलते, इसके लिए भावनात्मक मुद्दे भी जरूरी है। यही वजह है कि रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे वाली बीजेपी को छोड़िए, सेकुलर कांग्रेस भी भगवामय है। कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर में भगवा झंडे लगे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो अब सावन में प्रदेश भर के कांग्रेस दफ्तरों में रुद्राभिषेक की तैयारी है। नहीं, भगवामय तो उसे आप नहीं बोल सकते, क्योंकि सावन का महीना हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र माह माना जाता है। हमारा धर्म उत्सव प्रकोष्ठ है, त्यौहार प्रकोष्ठ, जिसकी साध्वी ऋचा गोस्वामी हमारी अध्यक्ष बनी है। उनके नेतृत्व में, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से हर जिले में हम ये पवित्र आयोजन करने जा रहे हैं, ताकि सरकार लाना बहुत पीछे है। इस प्रदेश का वातावरण पवित्र रहे, इस खुशहाली रहे, भाईचारा रहे, सारे धर्मों को समभाव रहे, इस भावना के साथ ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कांग्रेस की भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर कमलनाथ ने भगवान हनुमान जी को अपना गुरु बता दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जिनका कोई गुरु नहीं है, उन सब के गुरु भी हनुमान जी ही हैं। चुनावी साल में कांग्रेस के भक्ति काल पर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। इस भारत में रुद्राभिषेक हर नागरिक करता है जो हिंदू है और हिंदू मान्यताओं के ऊपर चलता है, खूब करता है। कांग्रेस के कई नेता करते हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस ये बताए कि कन्हैया लाल जो टेलर था, जिसको सर तन से जुदा के नारे के साथ में गर्दन काटती गई थी, उसमें आपके राहुल गांधी जी के विचार क्या हैं? मारने वालों को मासूम बच्चे कह रहे हैं और माफ़ कर देने की बात कर रहे हैं। इनके विचार क्या हैं, ये तो बताइए। और दूसरी बात यह है कि जो हिंदुओं के मुद्दे, पीड़ित प्रताड़ना के मुद्दे पड़ोसी देशों में हों चाहे इस देश के हों, उन मुद्दों पर इनके विचार क्या हैं? ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये चुनावी हिंदू हैं, पाखंड और प्रपंच रच के जनता को ठगने के लिए चले हैं, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली, भरमाने में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आते ही शग्न हिंदू बन जाती है। फैंसी ड्रेस के तहत जिस तरीके से त्रिपुंड लगाती है, जनेऊ धारण करती है, उसी प्रकार से श्रीमान कमलनाथ जी चुनाव आते ही आपको हनुमान जी जो है गुरु के तौर पर दिखने लग गए। ये तो हमारे आराध्य हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं, केवल गुरु पूर्णिमा के दिन क्यों? सियासत में धार्मिक मुद्दों का घालमेल नया नहीं है। बीजेपी तो 90 के दशक में इसी मुद्दे पर आगे ही बढ़ी है, लेकिन सर्वधर्म समभाव वाली कांग्रेस का हिंदुत्व जरूर नया है। कांग्रेस के इस बदले रुख पर बीजेपी ही नहीं, दूसरे दल भी सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के बीच पैठ बना रही AIMIM ने तो बकरीद पर PCC दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की ही इजाजत मांग ली थी। उसका तर्क था कि अगर कांग्रेस सेकुलर है तो त्योहारों में धार्मिक भेदभाव क्यों? इन हालातों में चुनावी भक्ति से दोनों पार्टियों में किसे आशीर्वाद मिलता है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा सियासत का भक्ति काल में आपका स्वागत है। आज इसी मसले पर, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों आया भक्ति काल? बीजेपी के हिंदुत्व का एजेंडा तो पुराना, सेकुलर कांग्रेस भी क्यों भगवामय? कांग्रेस की भक्ति में बीजेपी को क्यों नजर आ रहा सियासी पाखंड? सेकुलर कांग्रेस को गैर हिंदू धर्म के त्योहारों से आखिर परहेज क्यों? तो आज के एजेंडा की ये अहम सवाल है। और जिस तरह से जो मध्य प्रदेश का मौसम है वो चुनावी हो चला है, और जब चुनाव का समय है तो ऐसे में तमाम सारी चीजें चुनावी सियासत में, राजनीति में तैर रही हैं। और सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि जब बात भारतीय जनता पार्टी की आती थी तो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद,
तमाम सारी चीज़ें 1990 के दशक से वो लगातार चली आ रही, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का इन चीज़ों से परहेज है। लेकिन अब कांग्रेस भी उसी ट्रैक पर है और यही कारण है कि अब पीसीसी का जो रंग है, जो कलर है, वो बदला हुआ है, वो भगवामय है। वहाँ पर राम की बात हो रही है, हनुमान की बात हो रही है, और जब सावन की शुरुआत होने जा रही है तो रुद्राभिषेक की भी बात हो रही है। यानी कि ये कांग्रेस को भी अब लगने लगा है कि तमाम सारी चीज़ों के बीच अगर इस ट्रैक पर नहीं चले, उस पिच पर नहीं खेले जिस पिच पर लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी खेलती आ रही है, तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं। और यही कारण है कि एक बदला बदला स्वरूप है। आखिर इसके मायने क्या है, आखिर इसके कारण क्या है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब, स्वागत करूंगा देवदत्त जी आपका। हमारे साथ में है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस अपराजिता पांडे जी, अपराजिता जी आपका स्वागत है। और मंजरी जैन जी है मीडिया पैनलिस्ट मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, आपका भी स्वागत है। अपराजिता जी, सबसे पहले आपके पास में ही आता हूं। बिल्कुल ये सही है कि चुनावी साल है, चुनावी मौसम है, और तमाम जब हम रंगों की बात करते हैं तो तमाम रंग भी उसमें दिखते हैं। वो घोषणाओं के रंग भी होते हैं, वो क्या कुछ विजन है वो भी रंग होते हैं। कांग्रेस क्या कुछ जो चीज़ें हैं, चाहे वो हम नारी सम्मान की बात कर लें, सिलेंडर देने की बात करें, तमाम सारी चीज़, लेकिन इसके बीच जो एक भक्ति का रंग है और जो भक्तिमय जो चीज़ें हुई हैं, और जो कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही हैं कि अब सरकार लाना हमारे पीछे है, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि किस तरह से वातावरण को शुद्ध किया जाए, इसीलिए रुद्राभिषेक। यहाँ पे तमाम चीजों की बात हो रही थी, और मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ, पिच पे कोई किसी की खेले या ना खेले, कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपनी पिच बनाती है और उस पर विश्वास रहा है हमेशा प्रदेश की जनता का। मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में भी कमलनाथ जी की सरकार को चुना था, और अभी भी आप देखेंगे 2023 का जो रीरन होगा, विश्वास कमलनाथ जी के पास है, क्योंकि उनका एक विजन है मध्य प्रदेश के लिए, जो कांग्रेस पार्टी ने जनता के समक्ष रखा, और जनता के हर वर्ग को, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो एक महिला हो, सबको दिखा कि हाँ, ये आगे जाने का एक प्रोग्रेसिव विजन है। जहां तक बात आती है उसकी भक्ति काल की, जहां तक बात आती है रिलीजन की, तो उसमें मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम अपराजिता पांडे है, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूँ, प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, पर हमने, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म को राजनीति का आधार नहीं बनाया। बहुत फर्क होता है दर्शन में और प्रदर्शन में, बहुत फर्क होता है विचार में और प्रचार में। अभी आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की पिच है क्या? मैं तो इनसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, इनकी पिच धर्म की पिच नहीं है, इनकी पिच है ध्रुवीकरण की, इनकी पिच है धर्म पे लोगों को बांटने की। वो पिच होती है एक अधर्मी की, वो एक कभी भी सनातनी और हिंदू की पिच नहीं हो सकती। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, नरोत्तम मिश्रा जी उठे, एक पूजा के स्थान पे बैठे थे, सबसे पहले अपने गमछे से अपना टीका पोंछ दिया। ये होती है एक सनातन सच्चे हिंदू की पहचान? जी नहीं होती। तो ना कांग्रेस पार्टी को, ना हमें भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने का कोई भी जरूर शौक है, ना कोई जरूरत है। लेकिन अपराजिता जी, आप कांग्रेस, अपराजिता जी, कांग्रेस जिसको लेकर लंबे समय से सवाल उठाती रही, आप उसी पिच पर तो हो, उसी ट्रैक पर हो, और अब आप कह रहे हैं कि वो दर्शन है, वो प्रदर्शन नहीं है। वही तो मैंने आपको कहा, दोनों में आप समझिए डिफरेंस क्या है। एक सच्चा जो धार्मिक इंसान होता है, सनातनी हिंदू होता है, वो कभी भी लोगों को बांटने की बात नहीं करता। क्या होता है एक सही मायने में हिंदू होने का अर्थ? सर्व जन हिताय,
सर्व जन सुखाए, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये होता है एक सच्चे हिंदू की पहचान, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पहचान कतई नहीं रही। चलिए आप बताइए, अपराजिता जी मैं आता हूं, करना चाहूँ। चलिए मंजरी, मध्य प्रदेश में महाकाल लोक में शिव जी की मैं सेकंड राउंड में ले लेता हूं। अपराजिता जी ये चीजें हम सेकंड राउंड में ले लेंगे। अपराजिता जी सेकंड राउंड में ले लूंगा जब मैं आपके पास में आऊंगा। मंजरी जैन जी से भी मैं इसका जवाब ले लेता हूं। मंजरी जैन जी, आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तो ये दर्शन है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो रंग आपको दिख रहा है, प्रदर्शन तो भारतीय जनता पार्टी करती रही। ये तो जनता को भी दिख रहा है दर्शन और प्रदर्शन, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी हुई, जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तब उसने कुछ एजेंडे थे, जिसमें था धारा 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, और सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो है हिंदुत्व, राष्ट्रवाद। तो ये एजेंडे को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, और उस एजेंडे को लेकर ही आज वो आगे बढ़ रही है। अब आपको विकास की बात नहीं दिख रही है, आपको जन कल्याण की बात नहीं दिख रही है, अब आपको ये दिख रहा है कि मैं वोट कैसे कबाड़ लूँ, मैं अपनी सरकार कैसे बना लूँ। आप हिंदुत्व को अंगीकार करने के लिए आगे आए। भारतीय जनता पार्टी जिस लीग पे चल रही है, आपको उस पे चलना पड़ रहा है। अच्छी बात है, मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने राम के अस्तित्व को तो स्वीकारा। जो पार्टी राम के अस्तित्व को अस्वीकार चुकी है, जो राम सेतु को काल्पनिक बताते हैं जो लोग, आज वो जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं, हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं। अच्छी बात है, कम से कम आपके अंदर ये संस्कार तो आए भारतीय जनता पार्टी को देखकर। रही बात प्रदर्शन और दर्शन की, तो मैं आपको बता दूं कि दर्शन से आप बहुत दूर दूर तक हैं, बहुत दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। जब आपको ये लगने लगा कि अब हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी, तो आप हिंदुत्व की पिच पे आ गए। ये बिल्कुल सत्य बात है। आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र कहते हैं कर्नाटक में कि हम जो लोग गऊओं के कुर्बानी देते हैं और यदि कोई रोकने आता है तो उनको मारो, डंडे मारो, उनके साथ अभद्र व्यवहार करो, इस तरीके की उनकी टिप्पणी आती है। कर्नाटक में जो गौ हत्या का जो कानून बना है उसको हटाने की बात चल रही है। आप कहाँ से हिंदुत्व की बात करते हैं? आप प्रबल हिंदू विरोधी लोग हैं और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। आपको सिर्फ वोट दिख रहा। अगर आप इतने ही हिंदुत्ववादी होते, राष्ट्रवादी होते, तो आज आपको अपने अस्तित्व की तलाश नहीं करना पड़ती। आपको ये नाटक नहीं करना पड़ता कि नर्मदा जी की आरती कर रहे हैं, कभी गंगा जी की आरती कर रहे हैं। 5 साल में आप एक ये ढोंग करने नाटक करते हैं जो हिंदुत्व होने का आपको, सुनिए ना, हिंदुत्व होने का आपको अभिनय नहीं करना पड़ता। अपराजिता, जब आप बोल रही थी तब मैंने बहुत ही अच्छे से आपकी पूरी बात सुनी। जब आपका मौका आए तब आप बोलिए। मुझे मालूम है कि कांग्रेस के वक्ताओं को यही सिखाया जाता है कि जब बीजेपी के लोग बोले, प्रवक्ता बोले, तो उनको बोलने मत दें, आप बीच में बोले। आपको यही सिखा के भेजा जाता है। मैं अच्छे से समझती हूँ। आप सुन लीजिए। को ये नहीं कह सकते कि आस्था में नाटक है, ये आप नहीं कह सकते कि आपको अभिनय करना पड़ रहा है। आपको हिंदू होने का अभिनय करना पड़ रहा है। कोर्ट के ऊपर से आपको जनेऊ पहनना पड़ रहा है, आरती करना पड़ रही है, पूजा करना पड़ रही है, कभी रुद्राभिषेक करना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें अचानक से क्यों आ रही? फिर ओवैसी जी की भी बात मान लीजिए आप। दर्शन, प्रदर्शन, तमाम सारी चीजें। सीधे वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब के पास में आता हूं। देवदत्त दुबे साहब, क्या जो चीजें दिख रही हैं या जो कलर हैं, जो रंग हैं, वो सियासत का भक्ति काल कहें इसे, कि पूरी तरीके से माहौल डूबा हुआ है? देखिए, यदि वास्तव में भक्ति का अर्थ समझ जाए राजनीतिक लोग, भक्ति, भजन और भोजन नितांत निजी विषय है और इनको बहुत स्वांताय सुखाय के रूप में देखा गया और इनका बड़ा दर्शन था कि ये सब गुप्त होते थे, प्रदर्शन की वस्तु कभी नहीं रहे। और आज भोजन भी प्रदर्शन की वस्तु हो गया और भजन भी हो गया। तो उस भजन की और उस भक्ति की तो ये अलग व्याख्या होगी, लेकिन इस समय जो चल रहा है ये वाकई में एक चुनावी वर्ष है और एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है उसको प्रभावित करने का एक तरीका यही है कि हम उसके रंग में रंग जाएं। और ये हो नहीं सकता कि सामने वाला पहलवान जिस पिच पे खेलेगा हमें भी उसी पिच पे खेलना पड़ेगा। तो भाजपा ने जिस तरह से पूरे देश में, प्रदेश में हिंदुत्व की लाइन बढ़ाई है, तो बाकी सबको भी उसी पे आना पड़ेगा, क्योंकि आप उससे अलग जाओगे तो फिर आप
उस अल्पसंख्यकों के उसमें आ जाओगे। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव जीतने के लिए ये दौर अच्छा है। यदि आप ये समझे कि चुनाव जीतने के लिए लोग शराब बांटने का इंतजाम करें, अपराधियों को इकट्ठा करें, बूथ कैप्चरिंग का इंतजाम करें, आप भक्ति काल में सब समाहित हो जाएं, इससे अच्छा और क्या है। भक्ति ही माध्यम हो जाए चुनाव जीतने का, दोनों दलों का हो जाए, सब प्रत्याशियों का हो जाए, और भक्ति में थोड़ा सा अंतर और आ जाए कि वो भक्ति दिखावे की न रहे, जो सत्य तत्व जिसको कहते हैं अंतरात्मा से आ जाए, वो उसको आत्मसात कर जाए। और भक्ति में क्या होता है, भक्ति में काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, इन सब से फिर आदमी दूर हो जाता है। केवल फिर उसको ईश्वर और ईश्वर का जो मार्ग है, जो ईश्वर दिखाता है भक्ति के माध्यम से, हम क्या सत्य, प्रेम, करुणा के प्रति कदम बढ़ाते हैं। तो यदि राजनीतिक लोग वास्तव में भक्ति काल में आ जाएं और इस भक्ति के माध्यम से सत्य, प्रेम, करुणा की राह पे चले, तो मुझे लगता है कि राजनीति की आज साख जो गिर गई है वो अच्छी वापस आ जाएगी, नेताओं के प्रति इज्जत बढ़ जाएगी। आज इनको भीड़ जुटाने के लिए क्या है सर, ये तो सर कंपटीशन चल रहा है। ये कहा जा रहा है एक दूसरे से कि नहीं, अगर मैं जो कर रहा हूं तो वो वाकई भक्ति है, बाकी तो सब दिखावा है। देखो, राजनीतिक दल है, ये कोई साधु संतों की टोली तो है नहीं। ये तो दूसरे को वो कहेंगे ही और अपने लिए श्रेष्ठ कहेंगे। अब तो साधु संतों में भी कई बार वैसा दिखने लगता है कंपटीशन, कि उनकी सभा में, उनके प्रवचनों में कितनी भीड़ आ रही है, उनका कौन सा चैनल दिखा रहा है। तो ये तो राजनीतिक लोग हैं, ये तो साम दाम दंड भेद, इन्हें सत्ता चाहिए। लेकिन सत्ता का थोड़ा सा माध्यम यदि ये हो जाए कि हम सत्कर्म के माध्यम से, हम गरीबों की मदद करके, सेवा का संकल्प लेके, भक्ति के उन अवयवों को अपना के जीवन में, तो मुझे लगता है चलिए बेहतर बात जो दुबे साहब कर रहे हैं। अपराजिता पांडे जी के पास में आता हूं। अपराजिता पांडे जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपका अलग अलग एजेंडा बदल जाता है, जब आप कर्नाटक में होते हो तो आप सेकुलर बन जाते हो, जब आप फिर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने आते हो तो फिर आप जिस तरह से धर्म और हिंदुत्व की बात करने लगते हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज बहुत डरी हुई पार्टी है। उनको अपनी निश्चित हार दिख रही है। कर्नाटका में उनको करारी हार मिली, हिमाचल प्रदेश में भी उनको करारी हार मिली, अब बारी है मध्य प्रदेश में उनकी हार की। हम लोग नहीं बदलते एजेंडा हमारा हमेशा रहा है कि हम वेलफेयर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। हम चाहते हैं हर किसी इंसान का भला हो, लोगों को बांटने का काम हम नहीं करते। आज मध्य प्रदेश में 18 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उसका आप देखिए, उसकी हमें क्या क्या उसकी चीजें मिली है। महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, किसान अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, भोपाल टॉप 10 रेप कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में आ गया। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा। और अभी यहाँ पे बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी, गाय की बात कर रही थी, गौ हत्या की बात कर रही थी, तो शायद उन्हें मध्य प्रदेश की वास्तविकता नहीं पता। मैं उन्हें बता दूं, अखबार पढ़े, मेरे साथ चले, आप देखिए कि किस प्रकार से गायों की हालत है। ना चारा है, ना पानी है। आप जाइए और गौशालों की वास्तविकता देखिए। और मैं आपको बताती हूँ, आपको पता होगा, वीर सावरकर जी की बात होती है, सावरकर जी की कभी किताब पढ़िएगा, उन्होंने किस प्रकार से आपत्तिजनक भाषा और बातें की है गाय के बारे में। तो मैं समझती हूँ आप बहुत ही समझदार प्रवक्ता हैं। विषयांतर हो रहा है, छिपा नहीं है। विषयांतर ना करें, बात करनी है तो विषयांतर ना करें। आपका रिपोर्ट कार्ड क्यों खाली है? आपके पास कुछ कहने का नहीं होता, मुद्दा नहीं रहता तो आप लोग विषयांतर करते हैं। के लिए क्या किया बताइए, आपने किसानों के लिए क्या किया बताइए, आपने आदिवासियों के लिए क्या किया? अरे कुछ तो एजेंडा, मूल मुद्दों पे तो बातें करिए। आज हर महिला असुरक्षित क्यों है मध्य प्रदेश में? आज हर किसान बीजे और खाद के लिए दर दर क्यों भटक रहा है मध्य प्रदेश में? आप बताइए, सतपुरा भवन में फाइलें जल जाती हैं ईओडब्ल्यू क्राइम्स की, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अरे भगवान की मूर्तियां भी आपने नहीं छोड़ी, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया महाकाल लोक कॉरिडोर में। ये तो आपका असली चाल, चरित्र और चेहरा है। चलिए अपराजिता जी, मंजरी जैन से ले लेते हैं जवाब। थोड़ा अंतर ध्यान, मंजरी जैन जी से जवाब ले लेते हैं। चलिए मंजरी जैन जी जवाब दे दीजिए। ठगा है मंजरी जैन जी, जवाब दे दीजिए। एक तो मैं अपराजिता जी से बोलूंगी कि काफ़ी समझदार हैं आप और विषय अंतर करके बात करने लगती हैं, तो कम से कम जो हमें विषय मिला है उस पर तो रही आपकी जितनी भी जो बातें आप क्रम से मुझसे पूछेंगी तो मैं सारे जवाब दूंगी। फिर भी जो आपने पूछा है मैं सब बताती हूँ आपको, से जवाब दीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि विषय आज मध्य प्रदेश की जनता का है। सुनिए, किसानों, चलिए अपराजिता जी अब मुझे बोलने का, मंजरी जैन जी बोल लीजिए, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा। पर्याप्त समय हमारे किसानों की आप बात करते हैं
तो किसानों के साथ छलावा किया कांग्रेस की सरकार ने। 2018 में आप झूठ बोलकर सत्ता में आप आए नहीं थे। पहली बात तो ये मुगालता मत पालिए कि आप सत्ता में आए थे, नहीं आए थे। बिल्कुल नहीं। आप पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आए थे। सुन लीजिए, अब आप सुनती नहीं है अपराजिता। अपराजिता, आप सुनने की शक्ति रखा करें, थोड़े धैर्य से बात किया करें, धैर्य भी रखिए थोड़ा सा। कमलनाथ जी थे, कांग्रेस पार्टी को थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। वोटों की राजनीति को नोटों की चलिए, अब आप अपराजिता जी, अपराजिता जी, पर्याप्त समय आपको दिया गया। अब आप अकेले ही बोल मंजरी जी को बोलने दीजिए, अब आप मैं आपके अकेले पास बोल में आ लीजिए। जाऊंगा। ठीक है, मंजरी जी। किसानों के साथ छलावा किया कांग्रेस पार्टी ने। 2018 में राहुल जी आए थे, बोल कर गए थे कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे और 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। 1 2 3 4 5 ऐसे उंगलियों पर गिन के गए थे 10 दिन। अगर 10 दिन में उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस तरीके से 15 महीने की सरकार में आपके 45 मुख्यमंत्री बदल जाने चाहिए थे। आपने कहा हम बेरोजगारों को 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया क्या आपने जो मैं समझती हूँ आप इतने बड़े भक्त बन रहे हैं। सुन लीजिए, अब आप सुनने के सामर्थ्य नहीं है बिल्कुल भी आपके अंदर। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ सुनिए, पेशेंस के साथ सुनिए। या फिर कमल पटेल आप कहते हैं कि हम दर्शनवादी हैं, हम हिंदू हैं। सुन लीजिए, अब आप सुनना नहीं चाहती है क्योंकि आप सुनने नहीं सकते। चलिए, अपराजिता जी बोलने दिए मंत्री जी को। मैं आपके पास मंत्री जैन हम तो दर्शन पे विश्वास रखते हैं, भगवान पे विश्वास रखते हैं। तो जैसे ही आपकी सरकार आई तो सबसे पहले आपने कौन सी योजना बंद की? तीर्थ दर्शन योजना बंद की, आपने कन्यादान योजना बंद की, आपने लाडली लक्ष्मी योजना बंद की, आपने पीएम आवास के 1.25 लाख घरों की राशि लौटाई। आप ये बताइए, जैसे ही हमारी जब सरकार आई हमने तीर्थ दर्शन योजना न केवल चालू की बल्कि हमने हवाई जहाज से वृद्धजनों को यात्रा करवाई, तीर्थ यात्रा करवाई। आप तो अपराधी हैं, जनता के अपराधी, आप महिलाओं के अपराधी, आप युवाओं के अपराधी, आप किसानों के अपराधी, आप वृद्धों के अपराधी हैं। आपने कुछ जनता के लिए काम नहीं किया, आपके पास कुछ मुद्दा नहीं है, विकास के नाम पर आप जीरो हैं। आप 18 साल की बात मत करिए। मैं फिर उसके पहले आ जाऊंगी। 60 साल में आपने क्या किया? 60 साल में आप क्या किया? तभी आज कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है, अपना अस्तित्व तलाशते फिर रही है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इधर उधर कांग्रेस जो है वो भीख मांगती फिर रही है कि आप मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। और पूरे जो दल आप सब जुड़ रहे थे, जो जड़ों का जो दलों का गठबंधन है उनमें फूट हो गई। कांग्रेस अभियान चलाकर बोल रहे हैं कि हम नहीं बचा, जनता ने आपको घर बैठा दिया, जनता ने आपको नकार दिया। आप बोलती रहती हैं, आपको बोलने का जब समय आता है मुझे लगता है तब आप बोलिए। जब मुझे लगता है आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। आपको मुझे मालूम है आप लोग बोलने नहीं देते, आप लोग बोलने नहीं देते क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। आप आवाज को दबाने का काम करते हैं, आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप विकास के मुद्दे पे बात करिए ना। आपने क्या विकास किया 60 साल में? 2003 के पहले मध्य प्रदेश में क्या था? गड्ढे ही गड्ढे। सड़कों के नाम पे क्या था? सड़कें थी नहीं। आज हमने 4,11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। सिंचाई योजना क्या थी? 7,500 हेक्टेयर भूमि सिंचित की। आज हमने 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की है। आपके पास क्या है? आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ बोलने, आपको सिर्फ है ना बोलने भेजा जाता है कि आप तो बस बोलते रहिए। बीजेपी के लोगों को बोलने मत दीजिए। कन्यादान योजना की बात कर रहे थे तो ढिंडोरी में नकली और नकली एलसीडी टीवी तक आपने लोगों को दे डाले। मेरी बात सुनिए, इस प्रकार की भगवा को आतंकवाद नकली कहते हैं और नकली एलसीडी टीवी दे डाले सीएम कन्यादान योजना में। कन्यादान योजना में 51,000 का चेक पहुंच रहा है, आपको पता है? मंत्री अरे अपराजिता पहले जानकारी रखिए। अपराजिता जी थोड़ी जानकारी रखिए। तो चलिए यहीं पर ये फायर राउंड था। दोनों मेहमान जो हमारे थे आमने सामने थे, देवदत्त दुबे साहब, आपको कोई जानकारी ये जो स्वर है देवदत्त दुबे साहब, ये स्वर है किस ओर जाते दिख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए सक्सेना जी, अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव
अभूतपूर्व होंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में। दोनों दल डू एंड डाई की स्थिति में है। 2018 का परिणाम जितना संघर्षपूर्ण था, 15 वर्षों के बाद बीजेपी की सरकार वापस हुई और कांग्रेस की सरकार आई, 1.5 साल बाद सरकार गिर गई। तो कांग्रेस एक तरह से प्रतिशोध की ज्वाला में चल रही, उसको सरकार बनाना है। और भाजपा ये सोच रही है कि हमने जो गलतियां 2018 में की हम नहीं करेंगे। दोनों दल का राष्ट्रीय नेतृत्व का पूरा फोकस बन गया है। मोदी और प्रियंका के दौरे लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसमें अब ये आरोप प्रत्यारोप, बहस गर्म होगी, सब कुछ बढ़ेगा। चलिए, तो बड़ा सब कुछ गर्म होगा, वो दिख भी रहा है और आज की डिबेट में भी हम दिख रहा है कि किस तरह से आपने, जिस तरह से देवदत्त दुबे साहब आप कह रहे हैं कि डू एंड डाई की जो स्थिति है, जाहिर सी बात है इस बार का जो चुनाव है काफी अलग है और यही कारण है कि जो समर में चाहे वो आरोप प्रत्यारोप हो या अपनी अपनी रणनीति हो, कुछ अलग तरह की होगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से एमपी की जो चुनावी राजनीति है, जो सियासत है, उसका जो ट्रैक है वो अलग तरीके का है और यही कारण है कि तमाम सारे जो मुद्दे हैं, एक तो जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जो कुछ उन्होंने किया, जनता के लिए किया, वो सामने लेकर जा रही। वही कांग्रेस ये भी अपना एक विजन बता रही, लेकिन इसके साथ ही जो चाहे धर्म की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, वो भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में सिर चढ़कर बोल रहे हैं। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।